बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अगर ये मेरी इंतकामी कार्रवाई होती तो मैं एलानिया इस पर फ़ख्र करता। मेरी इस बात ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात दुरुस्त थी, मैं किसी भी दुश्मन से इंतकाम लेता हूँ तो डंके की चोट पर ऐलान कर देता हूँ कि ऐसा मैंने किया है। वो बोला, मिस्टर फरहाद, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकोगे? मैंने कहा, ज़रूर करूँगा। राब्ता ख़त्म हो गया। मानिकलाल ने जगदीश राठौर, राज तिलक अरोड़ा और हरदेव सिंह से कहा, फरहाद इस वारदात से इनकार कर रहा है और इसकी आदत है कि जब वो इंतकामी कार्रवाई में कामयाबी हासिल करता है तो फख्र से ऐलान करता है, जबकि वो इनकार कर रहा है। हरदेव सिंह ने कहा, हो सकता है कि वो इस बार किसी मसलहत के तहत इनकार कर रहा हो। बाकी दो अफसरान ने इसकी तायद नहीं की। उन्होंने कहा, अगर वो इंतकामी कार्रवाई में कामयाब होकर आता तो बड़े फख्र से आता, हमें ताने देता, बातें सुनाता, लेकिन इस बार इसका अंदाज ऐसा है जैसे मालूम करना चाहता हो कि इस हेलीकॉप्टर में क्या था, इसे क्यों तबाह किया गया है। मैंने 10 मिनट के बाद फोन पर राब्ता किया। मानिकलाल ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम तो वाकई कामयाबी के बाद ऐलान करते हो, इसलिए इस बार झूठ ना बोलो। हमारे पास एक ही टेलीपैथी जाने वाला था, तुमने इसे भी हमसे छीन लिया है। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? खुलकर बात करो। मैं क्या खुलकर बात करूं? क्या तुम नहीं जानते कि इस हेलीकॉप्टर में चंडाल जोगिया मौजूद था? हम इसे एक खुफिया मुकाम से निकालकर इधर लद्दाख की पहाड़ियों की तरफ ले जा रहे थे, फिर वहां से तिब्बत के एक इलाके में छुपा कर रखने वाले थे। मगर न जाने तुम कैसा शैतानी दिमाग रखते हो, तुम्हें किस तरह ये सब कुछ मालूम हो गया और तुमने इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, हमें टेलीपैथी के हथियार से खाली कर दिया है। मैं इसकी बातें हैरानी से सुन रहा था। मैंने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस हेलीकॉप्टर में चंडाल जो गया था, क्या वो मर चुका है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे पाकिस्तानी हुक्मरानों के अंदर अब हमारा कोई टेलीपैथी जानने वाला ना है और ना पहुंचेगा। इनके मायूसियां और परेशानियां बता रही थी कि वो सच कह रहे हैं। इनका टेलीपैथी जानने वाला चंडाल जोगिया वाकई मर चुका है। मैंने इसके मौजूदा लबो लहजे और इसकी आवाज को नहीं सुना था। अगर सुना होता तो अभी ख्यालखानी के जरिए इसके अंदर पहुंचकर तस्दीक करता कि वो मुर्दा है या जिंदा है। मैंने साला अफसर मानिकलाल से कहा, मैं अपने किसी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन को तब हलाक करता हूँ जब वो मेरी जान का दुश्मन होता है या मुझे और मेरी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाना चाहता है। तुम्हारा जोगिया पाकिस्तान से एक अहम राज चुराने वाला था। इसने चुराया नहीं था, इसलिए इसे नजरअंदाज कर रहा था। इसे कोई इंतकाम नहीं ले रहा था और ना ही लिया है। यकीन कर सकते हो तो करो, अगर सिर्फ मुझ पर शुबा करोगे तो इस जोगिया का असल कातिल महफूज रहेगा। देखो, सोचो, समझो कि वो कौन हो सकता है जिसने तुम लोगों को टेलीपैथी के हथियार से महरूम कर दिया है। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। ओके बाय। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं इस वक्त शांताबाई वाले अस्पताल के दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने फरमान को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुमने हेलीकॉप्टर की तबाही के बारे में सुना है? जी हाँ, मैंने एक चैनल पर खबर सुनी है। तुम्हारी अनीता के लिए यह बुरी खबर है। इस हेलीकॉप्टर में चंडाल जोगिया था। वो हैरानी और बेयकीनी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इन चीजों का जानने वाले अफसरान फोन पर कभी कभी राब्ता करता हूँ। अब इनमें से 4 रह गए हैं। 2 इस हेलीकॉप्टर में चंडाल जोगिया के साथ थे, वो सब मारे गए हैं। फरमान ने यह खबर अनीता को सुनाई तो वो रोने लगी। मैंने कहा, तुम बेला ओबराय से राब्ता करो, इससे पूछो क्या वो ताश के पत्तों के जरिए बता सकती है कि वाकई चंडाल मर चुका है या नहीं। दुश्मन हमें धोखा भी दे सकते हैं। फरमान ने कहा, वो कह रही थी अगर चंडाल जोगिया खुद मौजूद होता या इसकी कोई जन्म कुंडली होती तो शायद वो इसके बारे में कुछ बता सकती। बेला ओबराय भी हमारी तरह मजबूर थी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। हम इसके लबो लहजे को नहीं जानते थे, इसके अंदर नहीं पहुंच सकते थे। और बेला ओबराय ऐसे ही लोगों के बारे में सही बातें बता सकती थी जो इसके सामने आकर इसके फेंटे हुए ताश के पत्तों को उठाते हैं। वो इनके उठाए हुए पत्तों को देखकर दूर तक बहुत कुछ जान लेती थी। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने रिवॉल्विंग चेयर पर घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर कहा, कम इन। दरवाजा खुला। बिंदिया बासकर दिखाई दी। वो जबरन मुस्कुरा रही थी, मगर चेहरा बता रहा था कि वो बुरी तरह टूटी हुई है, अपनी परेशानियों को छुपा रही है, खूब मेकअप करके फ्रेश नजर आने की कोशिश कर रही है। वो मुस्कुराती हुई आकर मेज की दूसरी तरफ मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर बोली, मैं तुमसे शिकायत करने आई हूँ। मैंने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। कल तुमने मुझे होटल में बुलाकर क्या सलूक किया, तुम्हें कुछ याद है? मोजरा झीम कर बोली, बात यह है कि मैंने जाने कैसे ज्यादा पी ली थी, मुझे अपना होश नहीं रहा था। शराब मेरे दिमाग को चढ़ गई थी। तुम होश में नहीं थी। मैं अपनी बदनामी के लिए वहां नहीं रह सकता था, इसलिए चला आया था। ये तो कोई बात ना हुई कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसे डूबने के लिए छोड़ दिया जाए। तुम मुझे वहां से संभाल कर मेरे घर तक पहुंचा सकते थे।
तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही थी, मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे घर तक ले जाता। मैंने लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचकर तुम्हारे कमरे में पहुंचना चाहा तो तुमने दरवाजे पर ही अचानक तेवर बदल लिए। पूछने लगी कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे साथ कमरे में क्यों जा रहा हूँ। ऐसे ही वक्त एक वेटर आ गया था। तुम इस वेटर को धर्मवीर कहकर इससे लिपट गई थी। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका, इसलिए वहां से चला आया। इसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैंने इस वेटर को धर्मवीर कहा था? और नहीं तो क्या, मैं अपनी तौहीन महसूस कर रहा था। तुम मुझसे लिपट गई थी। क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था? क्या कोई मर्द अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए मैं गुस्से से चला आया। वो मेरे हाथ पर हाथ रख कर बोली, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा नशे में थी। मैंने अपना हाथ इससे छुड़ाते हुए कहा, तो इतना भी नशा किसी को नहीं होता कि वो अच्छे बुरे की तमीज भूल जाए। तुमने एक वेटर को मुझ पर तरजीह देकर ही साबित कर दिया है कि तुम्हारा म्यार कितना गिरा हुआ है और तुम अपनी जवानी ऐसे छोटे लोगों में लुटाती रहती हो। वो अर्जी से बोली, प्लीज मुझे ऐसा इल्जाम न दो। मैं नशे में थी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इस वेटर को दरवाजे से भगा दिया था। मेरा ये हुस्न और मेरा ये बदन सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो बड़ी मकारी से सफेद झूठ बोल रही थी और अपनी पारसाई की कस्में खा रही थी। ऐसे वक्त मैंने इसके दिमाग में सरगोशी की और आहिस्ते से कहा, ब्लैकमेलर। वो एकदम से चौंक गई। एक हाथ से सर को थाम कर सोचने लगी, क्या ये आवाज अभी मेरे अंदर आई थी या ये मेरी अपनी सोच थी। मुझे वो ब्लैकमेलर बहुत याद आ रहा है। कमबख्त ने रात को फोन किया था कि आधे घंटे बाद फिर राब्ता करेगा। इसके बाद से उसने अब तक कोई राब्ता नहीं किया। वो अपना मुतालबा नहीं बता रहा। इसने वो दोनों कैसेट्स वापस नहीं की हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने पूछा, क्या बात है, तुमने सर क्यों थाम लिया है? वो जल्दी से अपना हाथ सर से हटाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा, बहुत ज्यादा पी लेने से सारी सी तरह भारी हो जाता है। वो बोली, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ, अजीब सी घबराहट है, मुझे इस वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम अपना जरूरी काम छोड़कर मेरे साथ कहीं चल नहीं सकते? जरा तफरी नहीं कर सकते? तुम्हारे साथ जरा मेरा दिल बहल जाएगा। मैंने उसके अंदर टॉयलेट जाने की हाजत पैदा की। वो कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो वहां से चलती हुई वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैंने इसी वक्त रिसीवर उठाकर इसके मोबाइल के नंबर पंच किए। इसे वॉशरूम के अंदर अपने मोबाइल का बजर सुनाई दिया। इसने उसे ऑन करके कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, कौन है? मैंने इसी तरह भराई हुई आवाज में कहा, मैं हूँ, मुझे मेरी आवाज से पहचानो। तुम्हारी एक दुखती हुई रग मेरी चुटकी में दबी हुई है। इसने परेशान होकर बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ते से कहा, तुम कल कहाँ रह गए थे? तुमने फोन क्यों नहीं किया? तुम अपना मुतालबा बताओ, हम तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करेंगे। प्लीज वो दोनों कैसेट और इनकी मास्टर कापियां हमारे हवाले कर दो। तुम इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हो जैसे तुमने सब कुछ तय कर लिया है और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वही होगा जो तुम चाहती हो। हरगिज नहीं होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो फिर जल्दी बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ, शांताबाई के अस्पताल में हूँ। प्लीज जल्दी बोलो, मुझे परेशान ना करो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे ऐसी ब्लैकमेलिंग से निजात दिला दो। मैंने इस वीडियो कैसेट के जरिए तुम्हारा बदन देखा है। तुम इस वेटर के साथ थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। इतना खूबसूरत बदन रखकर तुमने इसे कोड़ियों के मोल तबाह कर डाला है। बहरहाल, एक बार गलती करने से कुछ नहीं होता, दूसरी बार ऐसा ना करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस खूबसूरत बदन को संभाल कर रखो। मैं तुम्हारे बदन की और ज्यादा वीडियो फिल्में तैयार करूंगा। तुम्हारी ब्लू फिल्में मार्केट में बड़े महंगे दामों फरोख्त होंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बाजारी लड़की नहीं हूँ। अब तुम लड़की कहाँ हो? औरत बन चुकी हो। तुम्हें तो वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छी तरह गौर करो और अपने बाप से भी बात करो। वो तो बड़ा बेगैरत है, खुशी से राजी हो जाएगा, इसलिए कि इस तरह भी दौलत हाथ आएगी। मैंने फोन बंद कर दिया। वो हेलो हेलो कहती रही, फिर उसने मोबाइल को ऑफ करके अपने पर्स में रखा। परेशान होकर आईने में अपने एक्स को देखने लगी। मैंने इसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। इसके मोबाइल में मेरा फोन नंबर फीड हो चुका था। मैंने इसे मजबूर किया कि वो रिसीव की हुई कॉल का नंबर मिटा दे। इसने मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसा ही किया। वो परेशान होकर सर थाम कर सोचने लगी कि किस बुरी तरह फंस गई है, इस ब्लैकमेलर से किस तरह निजात हासिल करे। इसने टिश्यू पेपर की मदद से अपने चेहरे को इधर उधर से पोंछा, फिर हल्का सा मेकअप करने लगी ताकि वो मुझे फ्रेश दिखाई दे और इसकी परेशानी किसी तरह जाहिर ना हो। फिर इसके बाद वॉशरूम का दरवाजा खोलकर मेरे पास आ गई, सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो चौंक कर मुझे देखते हुए बोली, जी कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा? तुम वॉशरूम में जाने से पहले चहक रही थी, वापस आई तो बिल्कुल गुमसुम हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मैं भला क्या छुपाऊंगी? हाँ, वो मैं कह रही थी कि प्लीज मेरा कुछ ख्याल करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात मानकर अपना काम छोड़ दो, मुझे कहीं किसी तफरीह गाह में ले चलो। अभी ये मुमकिन नहीं है, तुम जानती हो कि यहाँ मुझ पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैंने यूं ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम परेशान हो तो ये अस्पताल है, यहाँ हर मर्ज की दवा है, तो फिर परेशानी की भी दवा मिल सकती है।
डॉक्टर तुम्हें कुछ ऐसी गोलियां देंगे या इंजेक्शन लगाएंगे कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी, परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर तक यहाँ अस्पताल के किसी कमरे में लेट सकती हो, आराम से सो सकती हो। जब तक सोती रहोगी परेशानियों से निजात हासिल होती रहेगी। ये निजात हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारे सीने से लगना चाहती हूँ, मुझे गले से लगाओ, मुझे प्यार करो, प्लीज मुझे कहीं ले चलो। वो जिद कर रही थी, हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, जबकि मैंने इसे ब्लैकमेलर बनकर परेशान किया था ताकि वो यहाँ से चली जाए और अपने बाप के पास जाकर मशवरे करे कि इससे पहले कि बदनामी को पैर लग जाए, इसकी वो बेहयाई खुलकर सामने आ जाए। वो मुझे ट्रैप कर लेना चाहती थी। वो जिस तरह ब्लैकमेल हो रही थी, इसी तरह एक बार मेरे साथ एक वीडियो फिल्म तैयार करना चाहती थी ताकि आइंदा मुझे ब्लैकमेल कर सके और मेरी दौलत से फायदा उठाती रहे, अपने इस ब्लैकमेलर का मुंह भरती रहे। मैं ऐसी औरतों से निजात हासिल करना खूब जानता हूँ। मैंने इसके अंदर उबकाई का एहसास पैदा किया। वो फौरन ही खड़ी हो गई, मुंह पर हाथ रखकर उबकाई लेने लगी। उबकाई लेने के अंदाज में तेजी से चलती हुई वॉशरूम में चली गई, फिर वहां वॉश बेसिन में झुककर ऐसे उबकाइयां लेने लगी जैसे जी मतला रहा हो और इसके अंदर कुछ हो रहा हो। मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर आकर पूछा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें तो फौरन ही डॉक्टर से रजू करना चाहिए। जस्ट ए मिनट, मैं भी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। वो वहां से पलटकर लड़खड़ाती हुई आकर मुझसे लिपट गई, फिर बोली, नहीं, मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मुझे थाम लो, इतनी जोर से जकड़ लो कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मैं तुम्हारे अलग अलग हिस्सों का क्या करूंगा? तुम्हें फौरी तौर पर डॉक्टर की जरूरत है, आओ मेरे साथ चलो। मैंने इसे अपने साथ चलने पर माइल किया तो वो इस दफ्तर से निकलकर लिफ्ट के पास आई। फिर हम लिफ्ट के जरिए नीचे अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के पास पहुंच गए। लेडी डॉक्टर ने फौरन ही उठकर मुझे सलाम किया। मैंने कहा, मिस बिंदिया की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है, प्लीज आप अभी इसे चेक करें। बिंदिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी, प्लीज यहाँ से चलो, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। मैंने इसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो लेडी डॉक्टर के साथ पार्टीशन की दूसरी तरफ चली गई। वहाँ एक स्ट्रेचर बेड पर जाकर लेट गई। मैं मुआयने के दौरान में दिमाग पर हावी हो गया। वो चेक करने के बाद मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, मिस्टर धर्मवीर, आपको मिस बिंदिया कह रहे थे? वो बोली, जी हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। इसने सोचती हुई नजरों से इस मिस को देखा, फिर कहा, आओ चैम्बर में चलो। वो दोनों पार्टीशन से बाहर मेरे पास आई। डॉक्टर ने पूछा, मिस्टर धर्मवीर, आप मिस बिंदिया को किस हद तक जानते हैं? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, इतना मालूम है कि ये शांता बाई की रिश्तेदार है। ये मुझसे मिलने आई थी, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई, इससे ज्यादा मैं इन्हें नहीं जानता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मिस नहीं है, माँ बनने वाली हैं। क्या बकवास कर रही हो? बिंदिया ने चीखते हुए कहा। लेडी डॉक्टर ने नागवारी से कहा, जुबान संभाल कर बोलो, मैं डॉक्टर हूँ, बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही कह रही हूँ। जाओ दुनिया के किसी भी डॉक्टर से चेक करा लो, रिपोर्ट यही होगी कि तुम माँ बनने वाली हो। मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आप गुस्सा ना करें, आपने इसकी तवक्को के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट सुनाई है कि ये परेशान हो गई है, गुस्से में उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये शांता बाई की रिश्तेदार है, प्लीज आप इनकी इज्जत का ख्याल करें और ये बात किसी को न बताएं। मैं बिंदिया को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ चैम्बर से बाहर ले आया, फिर गुस्से से कहा, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से डॉक्टर को गुस्सा दिखा रही हो। वो रोती हुई सूरत बनाकर बोली, ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? तुम माँ कैसे बन सकती हो? ये बच्चे के बाप से जाकर पूछो। वो झुंझुलाकर पाँव पटकती हुई बोली, क्या पूछूं? किससे पूछूं? जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर मैं किससे पूछूं? इतनी जोर से पाँव पटक रही हो, नन्ही जान पर अटैक पड़ेगा। इसका हाथ बेख्तियार अपने पेट पर पड़ गया। फिर वो मुठियां भींच कर बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मजाक तो तुम अपना उड़ा रही हो, जाओ अपने बाप को और खानदान वालों को बताओ कि क्या गोल खिला रही हो। तुम कितनी झूठी और मकार हो। थोड़ी देर पहले कस्में खाकर यकीन दिला रही थी कि बड़ी पारसा हो। तुम्हें किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया है, जाओ यहाँ से, खबरदार आइंदा मेरे ऑफिस में कदम भी न रखना। वो गुस्से से तनतनाती हुई जाने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक रात की गलती से दूसरी सुबह बच्चा अपनी आमद का ऐलान करने लगेगा। ऐसा तो इसने देखा था न सुना था। वो अपनी कार में बैठकर उसे तेजी से ड्राइव करती हुई दूसरे अस्पताल में गई। वहाँ एक लेडी डॉक्टर इसकी सहेली थी। इसने डॉक्टर शीला की चेंबर में आकर कहा, शीला, मैं बहुत परेशान हूँ, दूसरे मरीजों को छोड़ो, पहले मेरा चेकअप करो प्लीज। वो बोली, ऐसी भी क्या परेशानी है, आराम से बैठो, मैं अभी चेक करूंगी। नहीं, फौरन उठो, दूसरे कमरे में चलो। डॉक्टर शीला ने दूसरे मरीजों से मदद चाही, फिर इसके साथ चलती हुई दूसरे कमरे में आकर बोली, क्या बात है, कभी कोई परेशानी तुम्हें छू कर नहीं जाती? तुम फिक्र हो परेशानी को खातिर में नहीं लाती, फिर आज क्यों इतनी परेशान हो रही हो? एक लेडी डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया था, वो बकवास कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं इसका मुंह नोच लूंगी। पहले तुम मेरा चेकअप करो और ये कंफर्म करो कि वो कुत्ते की बच्ची झूठ बोल रही है। वो एक बेड पर लेट गई। डॉक्टर शीला करीब आकर इसका मुआयना करने लगी।
मैं इसके दिमाग पर हावी हो गया। वो उसे तशवीश भरी नजरों से देखकर बोली, बिंदिया तुम मेरी सहेली हो, मुझसे झूठ ना बोलो, ये बच्चा किसका है? वो एक झटके से उठकर बैठ गई, फिर बोली, ये क्या कह रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ। इसका मुंह हैरत से खुल गया। इसकी सहेली इससे झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे यकीन करना पड़ा कि वो मां बनने वाली है। वो इसका हाथ थाम कर बोली, प्लीज इस बच्चे को जाया कर दो। शीला अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कह रही हो? मैं एक बच्चे को मारने का पाप नहीं करूंगी। क्या तुम बड़ी रकमें लेकर ऐसा नहीं करती हो? करती थी, अब नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। शीला ने मेरी मर्जी के मुताबिक इसे एक जोर का तमांचा मारा, फिर कहा, चली जाओ यहाँ से, न जाने किसका पाप उठाए फिर रही हो। बेशरम, तुमसे तो बाजारी औरतें अच्छी होती हैं। मैं तुम्हारी जैसी बेशरम लड़कियों का बोझ हल्का नहीं करूंगी। पाप की गठड़ी उठाती फिरो। शीला ने इसे धक्का दिया, चल निकल यहाँ से। वो चीख चीख कर बोल रही थी। दूसरी मरीज औरतें सुन रही थीं। वो मारे शर्म के मुंह छुपाती हुई तेजी से चलती हुई अस्पताल से बाहर आ गई। इसका रोने का जी चाह रहा था। ये सोचकर सर चकरा रहा था कि बदनामी को पर लगेंगे और वो किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। इसने फोन के जरिए बाप को मुखातिब किया, डैडी मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ, बड़ी बदनामी की बात है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो दहाड़ता हुआ बोला, क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम किसी डॉक्टर के पास गई थी? इसने बताया कि एक नहीं 2 लेडी डॉक्टरों ने मुआयना किया है और दोनों ने मां बनने की तस्दीक की है। रमेश भास्कर ने कहा, घर आ जाओ, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, इस बच्चे को फौरन ही खत्म कराना होगा। मैंने फोन के जरिए से मुखातिब किया, हेलो, क्या तुम मुझे आवाज से पहचान रहे हो? तुम कल रात फोन पर राब्ता करने वाले थे और अब बात कर रहे हो। प्लीज इस वीडियो कैसेट की कीमत बताओ, कितनी रकम चाहते हो? फिलहाल वीडियो कैसेट्स को एक तरफ रखो और मेरी बातें तवज्जो से सुनो। मुझे डॉक्टर शीला ने बताया है कि तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है, लिहाजा इसे मां बनना चाहिए। अगर इस बच्चे को जाया किया जाएगा तो मैं दोनों वीडियो कैसेट्स तुम्हारे खानदान में और तुम्हारी ऊंची सोसाइटी में हर जगह पहुंचा दूंगा। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। अब वो ऐसे सिकंजे में था। इस मुसीबत से छुटकारे के लिए बेटी को किसी लेडी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था, जबकि वो हामला नहीं थी। मैंने इन बाप बेटी को ऐसी मुसीबत में मुब्तला किया था जो मुसीबत थी ही नहीं, सिर्फ एक दहशत थी। आया अदनान, तू इसीलिए पैदा हुआ था कि बाप दादा को और दादी को, अपनों को, बेगानों को और सभी को अपने पीछे दौड़ाता रहे। वो सभी इसे तलाश कर रहे थे। रोम के अंदर और बाहर जितने भी खंडरात थे, हर जगह से जाकर देख लिया, लेकिन ना तो वो दिखाई दिया और ना ही कफन पोश कुमारी दिखाई दी। अब इसे कफन पोश भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वो अपना कफन वहीं छोड़ गई थी। अदनान को तलाश करने की एक ही सूरत रह गई थी कि इसके दिमाग में जाकर इसके ख्यालात पड़े जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात इसके ख्यालात गुडमुड हो जाते थे। फिर इसके अंदर जाने के बाद कुछ पता नहीं चल पाता था कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या करता फिर रहा है। सोनिया ने अल्पा, आला बीबी और अब्दुल्ला वगैरह से कहा, इसे सिर्फ खंडरात में तलाश ना करो, शहर में भी देखो, आलाकार बनाते रहो और इनके जरिए उसे जगह जगह तलाश करते रहो। वो तकरीबन 7 घंटे तक इसे तलाश करते रहे। फिर सोनिया थक हार कर वापस होटल में आ गई। अल्पा ने कहा, मम्मा मैं यकीन से कहती हूँ कि अब अदनान इस शहर में नहीं है। वो पुरस्कार कफन पोश कुमारी इसे इस शहर से बाहर कहीं बहुत दूर ले गई है। सोनिया ने कहा, मैं हैरान हूँ, अगर वो शिवानी है तो ऐसा क्यों कर रही है, और नहीं भी है तो हमसे इसकी दुश्मनी क्या मायने रखती है, जबकि वो अब तक दोस्ती का सबूत देती आई है। वो मेरे पोते को थोड़ी देर भटकने तो देती है, मगर फिर इसे अपनों तक पहुँचा देती है। मैं खुद भटक गई थी, सबको भूल गई थी। इसी पूरे रात शिवानी ने मेरे पोते के जरिए मुझे तुम सबसे मिलाया है। अल्पा ने कहा, हमें इस औरत से अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए। बेशक वो अदनान को थोड़ी देर के लिए भटकाती है, मगर हम तक दोबारा पहुंचा देती है। इस बार भी वो जरूर पहुंचाएगी। आपका पोता अपनी इस माँ को आपके पास जरूर लेकर आएगा। वो सब अदनान की तलाश में इस कदर सरगर्दान रहे कि जैक कलर को भूल गए। अदनान के सामने इसकी कोई अहमियत नहीं थी। पहले इसे तलाश करना जरूरी था। ये सोचा गया था कि जैक कलर भी बेहोश है। होश में आने के बाद भी वो दिमागी कमजोरी में मुब्तला रहेगा। बाद में इसे अपने काबू में कर लिया जाएगा। 3-4 घंटे बाद अब्दुल्ला को ख्याल आया कि जैक कलर की भी खबर लेनी चाहिए। बाकी सब लोग तो अदनान को तलाश कर रहे हैं, मुझे इस दुश्मन के दिमाग में जाकर इसे अपना ताबेदार बना लेना चाहिए। इसने ख्यालख्वानी की परवाज की। इसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। इसकी ख्यालख्वानी की लहरें वापस आ गईं। इसने सोचा, जैक कलर यहाँ तो दिमागी तवानाई हासिल कर चुका है, यहाँ फिर इसके साथी ने इसके दिमाग को लाक कर दिया है। इसने सोनिया से कहा, वो कमबख्त जैक कलर हमारे हाथों से निकल गया है, इसके दिमाग को लाक कर दिया गया है। फिलहाल इसे जहन्नुम में जाने दो, पहले मेरा पोता मिल जाए, इसके बाद फिर इसे निपट लिया जाएगा। आइंदा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हथियार फरोख्त करने का धंधा नहीं कर सकेगा, करेगा तो हमारी नजरों में आ जाएगा।
महादाबी ने अपने साथी जैक केलर की दिमागी कमजोरी से फायदा उठाया था, इसलिए अपने अलाकारों के जरिए इसे अस्पताल पहुंचाया था। जब वो होश में आया और इसकी मरहम पट्टी हो गई तो इसने इस पर तनवीमी अमल करके इसके दिमाग को लॉक कर दिया और इसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। महादाबी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। पहले वो सिर्फ एशिया में हथियार फरोख्त करता था, इसकी मार्केट एशिया तक महदूद थी। यूरोप में जैक केलर छाया हुआ था और अमेरिका में सैंडी ग्रे अपनी मार्केट पर कब्जा जमाए हुए था। अब वो टेलीपैथी जाने वाले नहीं रहे थे। पहले सैंडी ग्रे मर गया और इसकी अमेरिका वाली मार्केट महादाबी और जैक केलर के हाथों में आ गई। फिर जैक केलर महादाबी का गुलाम बन गया। अब एशिया, यूरोप और अमेरिका की पूरी मार्केट महादाबी के हाथों में आ गई। उसने ये तय कर लिया था कि वो मुझसे और मेरे टेलीपैथी जानने वालों से हमेशा दूर रहेगा और रोबोट्स रहकर अपना धंधा जारी रखेगा।